श्री गणेशाय नमः। नेशनल काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सीखना स्टार्ट करते हैं वर्षफल प्रेडिक्शन। लाल किताब में वर्षफल को कैसे देखा जाएगा। आप में बहुत से लोगों ने लाल किताब सीखी होगी, कईयों ने लाल किताब के उपाय किए भी होंगे। लाल किताब की ग्रामर आप लोग जानते हो सकते हैं, एडवांस लेवल तक, प्रोफेशनल लेवल तक हो सकता है आप लोगों ने किया हो। जे एक मैंने छोटा सा कोर्स डिजाइन किया है जिसमें हम वर्षफल के कुछ सिद्धांत सीखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जब कुंडली के जो ग्रह हैं, मान लो पहले घर का ग्रह जब वर्षफल में 8वें घर में जाएगा तो क्या करेगा, 5वें घर का ग्रह 11वें घर में जाएगा तो क्या करेगा, हम क्या प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग और स्टर्निंग प्रेडिक्शंस निकल के सामने आती हैं कि सामने वाला एकदम दंग रह जाता है कि ये आपने कैसे हमारे बारे में बताया। तो वर्षफल की प्रेडिक्शंस बहुत ही बढ़िया निकल के आती है। इसमें कुछ एक नियम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप लोग उन नियम को अपनाओगे, उनको यूज करोगे अपनी प्रेडिक्शन में, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब चाहे कुंडली हो चाहे वर्षफल हो, जब भी हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो प्लैनेट्स की जो सिग्निफिकेशंस है, प्लीज आशुतोष जी म्यूट कर लीजिए। प्लैनेट्स की जो सिग्निफिकेशंस हैं वो सेम ही रहेंगी मगर रिजल्ट बदल जाएंगे। तो चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, पहले मतलब क्लास स्टार्ट होने के पहले एक बार 10 नियम बता दीजिए, रूल्स इस क्लास के क्या रहेंगे, क्योंकि सभी लोग थोड़ा जानने की इच्छुक है। मतलब क्वेश्चन बीच में पूछ सकते हैं या एंड में पूछना है, या मतलब आपका क्या रूल्स है, थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जी। हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। आप साथ साथ डिस्कस कर सकते हो। हाँ, इतना अनुरोध जरूर है मेरा कि जब भी मैं कोई पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ तो जब वो पॉइंट खत्म हो जाए उसके बाद आप तुरंत अपना सवाल पूछ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरे क्लास के एंड में ही सवाल पूछने, आप साथ साथ क्वेश्चन पूछिए। बट जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ वो पॉइंट जब मेरा खत्म हो जाए तो उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिए, उसमें कोई बात नहीं है। मैं किसी को म्यूट पे नहीं रखूंगा, सभी ओपन रहेंगे। हाँ, आप लोग सब समझदार हैं, बहुत से लोग तो एस्ट्रोलॉजर्स ही होंगे, जी। तो आप लोग कम से कम थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाए रखेंगे ताकि हम लोग सीख पाए कुछ। जी। तो इसलिए जब बात खत्म होती है तो एक व्यक्ति सवाल पूछिए, जब एक का सवाल खत्म होता है तो दूसरा व्यक्ति सवाल पूछ सकता है। और एक रिक्वेस्ट और है सर कि मतलब ये जो कोर्स हम जो करने जा रहे हैं इसके पहले हम लोग को मतलब किस टाइप का नॉलेज, यानी कितना नॉलेज एटलीस्ट कम से कम होना चाहिए, तो हमको थोड़ा सा आसानी जाएगी। देखिए, मुझे तो उम्मीद है जो भी जिन लोगों ने वर्चुअल प्रेडिक्शन के लिए चूज किया या क्लिक किया है, डेफिनेटली उनको प्लैनेट सिग्निफिकेशन तो आता होगा। लाल किताब की कुंडली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो रही होगी कि लाल किताब की कुंडली हम कैसे लेते हैं। लाल किताब में हम राशियां नहीं लेते हैं, जैसे पंडित जी ने लिखा है, नक्षत्र छोड़ राशि भुला ना ही कोई पंचांग ले, कुंडली का पहला घर मेष मानकर कुंडली का भेद जान ले। तो ये नियम तो आपको पता होगा, ठीक है ठीक। ना। और बाकी जितना भी हमारा ब्रह्मांड है उसमें जितनी भी चीजें हैं, चाहे जानदार चाहे बेजान चीजें, पंडित जी ने उन सभी चीजों को 9 हिस्सों में बांटा है। 9 प्लैनेट्स है, तो कोई ना कोई चीज, चाहे एक पानी की बोतल है, चाहे आपका पेन है, चाहे आपके घर में कोई कार है, कोई भी चीज होगी, चाहे कोई सब्जी है, कोई फल है, कोई भी होगा, किसी ना किसी प्लैनेट की सिग्निफिकेशंस के अंडर आता होगा। अगर अगर ये चीजें सब आप लोगों को याद होंगी तो फिर बहुत आसानी है उपाय बनाने में, उपाय सीखने में, तो ये बहुत आसानी रहेगी। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें आती होंगी। अगर ये चीजें नहीं भी आती हैं तो मैं अपनी यूट्यूब के कुछ लिंक आपको दे दूंगा, आप विद इन 2-3 डेज वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको काफी हेल्प मिलेगी उन बेसिक्स को जानने के लिए। क्योंकि आज हम एक क्लास करेंगे और नेक्स्ट क्लास फिर हम मंडे से फ्राइडे रेगुलर करेंगे नेक्स्ट वीक। लाल किताब कुंडली में कुछ घरों को भाग्य के घर बोला गया और कुछ घरों को कर्म के घर बोला गया। भाग्य के घर कौन कौन से हैं? 1, 2, 5, 9 और 11। कर्म के घर 3, 6, 7, 10 और 12। और 2 घर बच गए हमारे पास,
जो घर बच गए वो है दुख के घर, वो है 4 और 8। अब हमने समझना है कि भाग्य के घर में, जन्म कुंडली में या वर्षफल में जो भी ग्रह बैठा है भाग्य के घर में, चाहे वर्षफल में हो या जन्म कुंडली में हो, जो भी ग्रह बैठा है उसने 100% रिजल्ट दे। मीन उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको 100% मिलेगा। अब भाग्य के घर कौन कौन से हैं? मीन 1, 2, 5, 9 और 11। इस रिजल्ट को आप बदल नहीं सकते, आपको तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। जो भाग्य में लिखा है, इट मीन आप अपने पिछले जन्म के कर्मों को लेके आगे आए हो, तो वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब कर्म के घर में जो ग्रह बैठा है, मीन इन घरों में जो ग्रह बैठा है, कर्म के घरों में जो ग्रह बैठा है, उसे आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। मीन रेमेडीज के साथ, उपाय के साथ उसको जहां बढ़ा सकते हो, जहां उसको आप घटा सकते हो। मान लीजिए किसी के भाग्य के घर में खाना नंबर 1 में सूर्य बैठा है। किसी के भाग्य के घर में खाना नंबर 1 में सूर्य बैठा है। अब बताइए सूर्य जहां अच्छा है कि मंदा? अच्छे घर और मंदे घर आप लोगों को याद है? ये अच्छा है। अच्छा, अच्छा है, सूर्य का घर नहीं ही सर, सर नहीं पता अच्छा सर। है सर। कोई सूर्य बात का नहीं। घर नहीं पता तो मैं आपको YouTube के लिंक दे दूंगा, इसके लिए आपको पता चल जाएगा उसमें। इट मीन अगर भाग्य के घर में सूर्य बैठा है और ये यहाँ पे अच्छा है, तो इसलिए इस पर्सन को अपने पिता से, सरकार से, या कोई बिग MNC से इसको फायदा मिलेगा, जहां कोई सामाजिक कार्य से इसको फायदा मिलेगा। और अगर जहां सूर्य की जगह, मान लो सूर्य की जगह शुक्र बैठ जाता है। अब शुक्र यहाँ पहले घर में अच्छा है कि मंदा? तो मंदा शुक्र जहाँ पे मंदा खराब है। है, तो उसको शुक्र का रिजल्ट जीवन भर भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति अपने साथ अपने भाग्य में ये ग्रह लेके आया है, इसलिए उसकी कोई हम रेमेडीज कर नहीं सकते। तभी तो बोला गया है कि मनुष्य बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पर अपने, झगड़ा अकल ना किस्मत हो। जहां पे जब झगड़े की बात की है ना, झगड़ा अकल ना किस्मत। अकल किसको बोला गया? तो बुध को। और किस्मत किसको बोला गया? तो बृहस्पति को। कि बुध और बृहस्पति का हम झगड़ा समझते हैं ना, झगड़ा नहीं है, ये एक बैलेंसिंग है। मीन इंसान क्या है? इंसान एक मिट्टी का पुतला है। अगर इसमें से श्वास, इसमें से जान निकाल दी जाए तो ये डेड हो जाएगा। क्या मरा हुआ इंसान किसी के काम आ सकता है? कोई काम कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। अब उसी इंसान में, जो इंसान जब उसमें से श्वास निकाल दिए गए तो वो एक मीन निर्जीव व्यक्ति बन गया, निर्जीव चीज हो गई, तो वो है एक डमी, बन गया बुध। जब उसमें श्वास डाल दिए जाएंगे, बृहस्पति के श्वास जब उसमें डाल दिए जाएंगे, तो वो बन गया इंसान। इसलिए बुध और बृहस्पति का एक अच्छा बैलेंस ही इंसान के जीवन को चलाता है। इसलिए लाल किताब में बोला गया, अगर किसी ने बुध और बृहस्पति को अच्छे तरीके से समझ लिया, तो वो व्यक्ति लाल किताब का जो गूढ़ ज्ञान है, गुरु मंत्र है, वो समझ लेगा। अगर किसी के पहले घर में बृहस्पति बैठा है, तो उसको बृहस्पति की चीजों का फायदा तो अवश्य मिलेगा। अब बृहस्पति किन किन चीजों का कारक है, कोई बताएगा? यस सर। विद्या का, एजुकेशन, एजुकेशन, सर तो पूजा पाठ हो गया एक्सपेंशन और संतान, Expansion. संतान और
और सर जब भी हम Grandmother. गढ़ की शादी के लिए देखते हैं तो वी ऑलवेज रेफर जुपिटर फॉर दैट, तो हमारी ग्रोथ एक्सपेंशन करियर। हाँ The knowledge or wisdom. बिल्कुल। तो जुपिटर जब खाना नंबर 1 में आएगा, लगन में आएगा, तो जुपिटर की जो चीजें हैं, जो जुपिटर की अशियाएं हैं, बृहस्पति की अशियाएं, उनका फायदा इंसान को अवश्य मिलेगा। सर एक क्वेश्चन है मेरा। आपका कहने का मतलब है जो नेटल चार्ट में जुपिटर हाउस नंबर 1 में है, और जब वो वर्षफल में दोबारा हाउस नंबर 1 में आएगा तब ये बेनिफिट मिलेगा उसको तब तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इवन के खाना नंबर 1 में भी पंडित जी ने क्या लिखा, इल्मराज तेरा खजाने की चाबी, मुकम्मल फकीरी जा देगा नवाबी। मीन अगर खाना नंबर 1 में बृहस्पति होता है तो इल्मराज तेरा खजाने की चाबी। मीन आप ये भाषा समझ पाते हैं जो वहां पे लाल किताब में लिखी है? क्या सभी के पास लाल किताब है सर, बट थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं सर। एक तो मैं आपको ना ग्रुप में फोटो शेयर कर दूंगा। एक तो सभी ने ना लाल किताब, अगर आप इसको सीखने के इच्छुक हैं तो लाल किताब लेनी है, बेनी माधव गोस्वामी जी। सर कौन से ईयर का है? लैंग्वेज कैसे समझ आएगी फिर? हाँ जी, लैंग्वेज कैसे समझ आएगी फिर वहाँ? हम है ना। ठीक है सर ईयर कौन सा रेफरेंस लेना? 1930 1952 वाला लेना जी। 52 हाँ। ओके, दोनों वॉल्यूम दोनों वॉल्यूम इकट्ठे मिलते हैं। ओके जे ट्रांसलेट की गई है पंडित बेनी माधव। जी सर। एक्चुअली सागर पब्लिकेशन बुलवा दे सर, डिस्काउंट भी देते हैं, अगर किसी को चाहिए तो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर मिल जाती है। हाँ कोई बात नहीं, अगर आपके लिंक है तो आप बता देना, नहीं तो मैं सागर पब्लिकेशन वालों को फोन कर दूंगा। हाँ जी हाँ, वो मुझे बुक की डिटेल भेजते रहते हैं जो बुक नया लॉन्च होता है। हाँ ठीक है जी। तो बेनी माधव गोस्वामी जी की ये बुक है, इसके 2 वॉल्यूम है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग, तो ये ले लीजिएगा। तो इसकी जो भाषा है वो, अब बृहस्पति खाना नंबर 1 में बोला गया इल्मराज तेरा खजाने की चाबी देगा फकीरी जा मुकम्मल नवाबी। मीन जहां पे चाबी क्या बोली गई, तो एजुकेशन मीन डिग्री। कोई भी डिग्री ले लेगा तो व्यक्ति कामयाब हो जाएगा। इसलिए पंडित जी ने कहा है कि कर्म के भाव के जो भी ग्रह होंगे ना, जो भी कर्म के भाव में बैठा होगा ग्रह, उसको बढ़ाया जहां घटाया जा सकता है। और भाग्य के घर में जो ग्रह बैठा होगा, चाहे कुंडली में बैठे जहां वर्षफल में बैठे, उसने अपना रिजल्ट देना ही देना। इसको हम रोक नहीं सकते। कहीं से नॉइज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो उसने अपना रिजल्ट देना ही देना, उसको हम रोक नहीं सकते। हम केवल रेमेडीज करके 10-20% उसमें चेंज ला सकते हैं, बट हम उस रिजल्ट को टोटली मॉडिफाई नहीं कर सकते। अभी देखिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स नोट कीजिए। जे कुंडली के भाव है, और जे वर्षफल के। अगर कोई ग्रह कुंडली में खाना नंबर 1 में होगा और जब वो वर्षफल में खाना नंबर 8 में जाएगा तो क्या होगा? खाना नंबर 3 वाला ग्रह जब खाना नंबर 9 में जाएगा तो क्या होगा? खाना नंबर 2 का ग्रह खाना नंबर 7 में जाएगा। खाना नंबर 5 का ग्रह खाना नंबर 9 में जाएगा। खाना नंबर 6 का ग्रह खाना नंबर 8 में जाएगा। खाना नंबर 12 का ग्रह खाना नंबर 3 में जब जाएगा। खाना नंबर 3 का ग्रह जब खाना नंबर 8 में जाएगा। खाना नंबर 8 का ग्रह जब खाना नंबर 12 में जाएगा। और 10 का ग्रह जब 5 में जाएगा। 11 का ग्रह
जब 6 में जाएगा, या 11 का ग्रह जब 8 में जाएगा। आज हम ये भाव डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है पहले वाला जो कॉलम हमने लिखा वो आपकी मेन कुंडली का है, जन्म कुंडली का, और दूसरा कॉलम वर्षफल का है। अगर जन्म कुंडली में ग्रह खाना नंबर 1 में है और वर्षफल में वो मूव हो जाता है खाना नंबर 8 में, तो क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, मीन वो क्या रिजल्ट देगा। जब भी खाना नंबर 1 का ग्रह खाना नंबर 8 में जाता है तो अच्छी खासी जिंदगी जो है ना, चलती हुई जिंदगी, वो रुक जाती है। मीन उसके ऊपर फुल स्टॉप लग जाता है। मीन इंसान को दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। आप सभी लोग ऐसे कीजिए, अपना अपना वर्षफल बना लीजिए। वर्षफल ज्यादा आप सभी को अपना अपना? सर बनाना नहीं आता। तो किसी सॉफ्टवेयर से बना लीजिए, ऑनलाइन कोई सर सॉफ्टवेयर वैदिक होगा। वैदिक 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 नहीं, वैदिक लाल कौन किताब। सा चार्ट देखना होता है इसमें? सर एस्ट्रोसेज से बन जाएगा। हाँ एस्ट्रोसेज में कौन सा चार्ट देखना होता लाल है? किताब का सर। एस्ट्रोसेज में लाल हाँ, लाल किताब में किताब का। जाकर ना वर्षफल आता है वहां पर। ओके ओके। चलिए ये एक्सरसाइज बाद में कर लेंगे। अब हम समझते हैं जब पहले घर का ग्रह खाना नंबर 8 में जाएगा तो क्या होगा। तो जब भी पहले घर का ग्रह खाना नंबर 8 में जाएगा, अब पहला घर किसका है? पहला घर है मंगल का। मीन पहले घर का जो राशि है वो किसकी है, बेस क्या है? क्योंकि हम यहाँ पे काल पुरुष कुंडली के ऊपर काम करते हैं लाल किताब में, तो पहले घर में राशि पड़ती है मंगल की। अब पहले घर का ग्रह, कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे अच्छा चाहे मंदा, पहले घर का ग्रह जब 8वें घर में जाएगा तो अब पहले घर, क्योंकि मंगल का घर है, उस ग्रह के साथ मान लो पहले घर में बृहस्पति है, तो उसमें मंगल की तासीर भी मिली होगी। क्यों? क्योंकि वो मंगल के घर में बैठा है। तो जब भी पहले घर का ग्रह 8वें घर में जाएगा, मंगल क्या है? मंगल है हमारा भाई, मंगल है रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी में तकलीफ आएगी, चाहे कोई भी ग्रह हो, और उसका भाई बर्बादी की तरफ जाएगा। मीन उसके भाई को भी तकलीफ आएगी। क्या तकलीफ आ सकती है? बीमारी आ सकती है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, और कोई दिक्कत आ सकती है। क्योंकि खाना नंबर 8 और खाना नंबर 4 अभी हमने बात की, ये किसके घर है? दुख के घर है। तो ये दिक्कत उसको आएगी। आप में से किसी का वर्षफल अगर बन गया है, क्या किसी का पहले घर का ग्रह खाना नंबर 8 में गया है, ये दिक्कत आई है किसी? चलें आगे फिर। दूसरा लेते हैं। खाना नंबर 3 का ग्रह खाना नंबर 9 में जब जाएगा, मीन जब भी कुंडली का खाना नंबर 3 का ग्रह वर्षफल में खाना नंबर 9 में जाएगा, तो पड़ोस का कोई ना कोई मकान खाली होगा, जहाँ कोई ना कोई मकान बिक जाएगा। देखो ग्रह आपकी कुंडली में गया, खाना नंबर 3 का ग्रह खाना नंबर 9 में, बट सिम्टम कहाँ पे? पड़ोस में मिलेंगे। पड़ोस का कोई ना कोई मकान जहाँ किराए पे चढ़ा है तो खाली हो जाएगा, जहाँ मकान बिक जाएगा। अब आप कह सकते हैं देखिए पड़ोस का मकान तो 6 महीने से 2 साल से 2 साल से खाली पड़ा है, तो क्या हमें रिजल्ट देगा? तो डेफिनेटली आपको वो रिजल्ट देगा। तो जैसे ही खाली हुआ, जहां बिक गया, तो कुंडली वाले को तकलीफ आएगी। तो इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी है उसको रोकना है। मीन अगर आपको लग रहा है कि कहीं बातचीत चल रही है पड़ोसी की मकान बेचने के लिए, तो उसको किसी तरीके से
टाल सकते हो तो टाल लो, ताकि 2-4-6 महीने जब तक आपका वर्षफल नहीं निकल जाता वो मकान ना बिके। और अगर खाली हो गया तो आप खुद ही कहीं किराएदार ढूंढ के उसको दे दो, ताकि वो मकान किराए पर चढ़ जाए। क्योंकि अगर मकान खाली रहा तो आपको दिक्कत आएगी। उसी प्रकार खाना नंबर 12 का ग्रह, खाना नंबर 12 का ग्रह जब खाना नंबर 3 में जाता है तो सेम कंडीशन अप्लाई होती है। मीन पड़ोसी का मकान बिक जाता है और आपको क्या रिजल्ट मिलता है? आदमी अर्श से फर्श पर आ जाता है, अर्श से फर्श पर। मीन आदमी ऊंचाइयों से नीचे गिर जाता है, आदमी काफी लॉस में चला जाता है। तो जब भी बार में घर में कोई भी ग्रह हो, अच्छा या बुरा, जब भी वह तीसरे घर में आएगा तो आदमी को ऊंचाइयों से जमीन पर लाके दे देगा, मीन जमीन पे गिरा देगा। कंडीशन यही है कि अगर पड़ोसी का मकान खाली हुआ, जहां बिक गया, तो दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी, अन्यथा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक सिम्टम होगा पड़ोसी का मकान। और कौन सी दिक्कतें आएंगी? दिक्कतें क्या आनी है मकान बिकने के बाद? तो कोर्ट केस शुरू हो जाएंगे, कोर्ट केसेस स्टार्ट्स। आपका किसी के साथ कोर्ट केस लग जाएगा। एक सिद्धांत इसका और भी है। वो सिद्धांत क्या कहता है? जब भी भाग्य का ग्रह भाग्य में आता है और कर्म का ग्रह कर्म के घर में आता है, तो भी तकलीफ व दिक्कतें आती है। मीन भाग्य के घर का ग्रह भाग्य में आ जाए और कर्म के घर का ग्रह कर्म के घर में आ जाए, तो भी दिक्कतें आती हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि भाग्य का कौन सा है और कर्म का कौन सा है? अभी मैंने लिस्ट लिखवाई ना आपको। हाँ जी। हाँ, तो वही है ना, भाग्य के घर और कर्म के घर, ओके सर, ठीक है। जो मैंने अभी आपको लिखवाए नंबर हैं। लिखवाए हैं सर। हाँ, हाँ, ठीक है सर। है ना। जैसे भाग्य के घर मैंने कौन से लिखवाए? तो 1, 2, 5, 9, 11। हाँ और जी। कर्म के घर 3, 6, 7, 10 और 10 12। 12। ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है सर इसमें मेरा है वर्षफल में 12वें घर का ग्रह तीसरे में आया हुआ है जी। आपका तो 12वें घर, आपका 12वें घर का हाँ। ग्रह तीसरे में आया हुआ है। आपके जी। 2-4 मकान आगे पीछे किसी का मकान खाली हुआ, जहाँ क्या मकान बिका किसी का? हाँ, मतलब खाली होने की बात है, मतलब किराएदार है, जो लैंडलॉर्ड है वो खुद ही आके रहना चाह रहा है। मीन खाली तो नहीं ना होगा मकान? नहीं नहीं मकान तो भर जाएगा ना, चाहे लैंडलॉर्ड जी खुद आ जाए। जी। अगर खाली होगा तो आपको दिक्कत आएगी। ओके ओके, समझे। ठीक है ना। थैंक यू। बाकी चेंज हो गया, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी ओके। तो इसलिए जब तक मकान नहीं बिका, जहाँ किराए पे है, मीन खाली नहीं हुआ, तब तक आप बचे हुए हो, तब तक दिक्कत नहीं आएगी। ओके, मतलब ठीक है। किसी भी तरीके से मकान भर जाए, जहाँ रेंट हाँ पे चढ़ जाए, तो दिक्कत हाँ, नहीं आएगी। ठीक है। ओके, ठीक है। सर वर्षफल कितने दिन पहले चेंज होता है? वर्षफल तो साल के बाद चेंज होता है। नहीं मतलब जैसे अगर किसी का बर्थडे मान लो सितंबर में आ रहा है, तो हाँ, वो चेंज कब होगा? मतलब जो बी कुंडली में दिख रहा है वर्षफल, तो वो कितने दिन पहले चेंज होगा? क्योंकि 1 साल पहले के लिए चेंज होता है या 1 साल बाद के लिए चेंज होता है? बाद के लिए चेंज होता है ना। जिस दिन आपका बर्थडे आया, उस दिन से नया वर्षफल लग जाएगा। अच्छा, उसी दिन से लगता है, ठीक हाँ, है। उसमें एक कंसेप्ट आता है रियायती 40 या 43 दिन। ओके, उस उतने दिन पहले। हाँ, पहले के बाद में उसको समझने की जरूरत है। अब अच्छा, जैसे अभी मेरा बर्थडे सितंबर में आता है, तो अभी हाँ, मुझे यहाँ पे वर्षफल में 21 से 22 का दिखा रहा है, 2021 से 2022 का। तो ये अच्छा 40 दिन पहले 22 से 23 का दिखाएगा। अच्छा। आपसे पूछ रही हूँ सर, मतलब 40 दिन पहले 22 से 23 का दिखाएगा। 40 दिन पहले असर दिखाना देखिए, चालू। 1 मिनट, पेज नंबर 36 नोट कीजिए लाल किताब का सभी। उसमें पंडित जी ने क्या लिखा है कि रियायती दिन होंगे
40 दिन, कम से कम 40 दिन। पेज नंबर पेज 36 नंबर 36 के ऊपर लिखा है, फरमान 6 है ये लाल किताब का, उसमें लिखा है रियायती 40 दिन। अब ये 40 दिन रियायती कैसे लिए गए, 40 का कंसेप्ट कैसे लिया गया? देखिए 27 नक्षत्र प्लस एक और नक्षत्र, कौन सा? 28वां अभिजीत, बिल्कुल ये अभिजीत नक्षत्र। तो टोटल हो गए 28 नक्षत्र प्लस 12 राशियां, बन गए 40 दिन। ठीक है, हाँ जी सर। तो इसलिए 40 दिन का उन्होंने प्रावधान लिखा हुआ है पंडित जी ने, कि इसको बोला गया रियायती 40 दिन। ठीक है, हाँ जी सर। और इसमें क्या होगा, दो प्रकार के आपके हो सकते हैं रिजल्ट, एक तो अच्छे ग्रह और एक बुरे ग्रह। जो अच्छे ग्रह होंगे, कहीं से नॉइज आ रहा है, उनका रिजल्ट 40 दिन पहले आएगा। जी इसको नोट करना, जो अच्छे ग्रह होंगे उनका रिजल्ट 40 दिन पहले आना शुरू हो जाएगा। और जो बुरे ग्रह होंगे उनका रिजल्ट 40 दिन बाद तक आता रहेगा। अब इसको एक चीज को जरूर ध्यान से समझना, मान लो आपका कोई पर्टिकुलर साल चल रहा है, मान लो आपका कोई 25th ईयर चल रहा है और उस साल आपके बुरे ग्रह चल रहे हैं, इट मीन 25वां साल आपका 25वां चाल चल रहा है और उस दिन आपके बुरे ग्रह चल रहे हैं। ठीक है, समझिए। और जे कुछ मैंने डॉटेड लाइन बनाई, जे 40 दिन बाद भी चलेगा, जो रियाती 40 दिन है बुरा। मगर जहां से 26वां आपका शुरू हो गया, जहां से आपका 26वां शुरू हो गया, तो 26 में जो आपका शुरू हुआ उसका जो रिजल्ट है इसके 40 दिन पहले आना शुरू हो चुका है। तो ये जो 40 दिन होंगे ये डबल नहीं होंगे, मीन सिर्फ 40 ही दिन आप कर सकते हो, दोनों सालों में 40-40 मिला के 80 दिन नहीं कर सकते हो। तो रियाती दिन कुल 40 रहेंगे दोनों वर्षफलों के बीच में। सर ये काट भी कर सकते हैं एक दूसरे को, जैसे 26 में कोई अच्छा आ गया और हाँ 25 में कोई बुरा था, तो ये हाँ फिर वो 40 दिन में वो काट भी कर सकते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे दिन भी स्टार्ट हो जाएंगे, बुरे दिन कम अपना फल कम कर देंगे। ठीक है ना। चलिए, ये वैसे आज का टॉपिक नहीं था, पर अब आपने सवाल पूछा तो नेक्स्ट, खाना नंबर 2 का ग्रह जब खाना नंबर 7 में जाएगा, जब भी कुंडली में दूसरे घर का ग्रह 7वें घर में आता है ना, अब 7वां घर किसका है, तो है हमारा वैवाहिक जीवन। वो वैवाहिक जीवन को ना तहस नहस कर देता है, उसको तकलीफ देता है। मतलब पति पत्नी में तनाव बढ़ जाता है, पति पत्नी में दूरियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो दूसरे घर का ग्रह जब भी वर्षफल में 7वें घर में आएगा, मैरिज लाइफ को पक्का खराब करेगा, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आपकी मैरिज लाइफ में आएगी। मतलब आपको दूर होना पड़ सकता है। कैसे दूर होना? फिजिकली, साथ में रहते हुए भी फिजिकल रिलेशन ना रहना, सोशली, जहां इवन के हेल्थ इश्यू आ सकते हैं तो भी दूरियां बढ़ गई, ट्रांसफर हो सकती है, कोई टूरिंग जॉब हो सकती है, मीन कोई भी कारण हो सकता है, आप में दूरियां और तनाव बढ़ सकता है जब भी खाना नंबर 2 का ग्रह खाना नंबर 7 में वर्षफल में आएगा। खाना नंबर 5 का ग्रह जब
खाना नंबर 9 में आएगा। इट मीन भाग्य के साथ झगड़ा, भाग्य के साथ झगड़ा। तो ऐसा व्यक्ति अकेला बैठकर ना परिवार के बारे में सोचता होगा, मीन कुछ भी सोचेगा कि मेरे परिवार का क्या होगा, आगे मैं क्या करूंगा, कोई भी वो स्कीमें बनाता होगा। मतलब उसको पारिवारिक चिंताएं लगी रहेगी, परिवार के बारे में चिंता करेगा। और सर ये दूसरा सेम कंडीशन होगी क्या अगर मान लीजिए नेटल चार्ट में 9 का ग्रह 9 मतलब 9वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो वर्षफल में 5 में आ जाए, जैसे अभी नहीं आपने नहीं नहीं 5 का 9 नहीं नहीं, बताया। 5 में 9 वाले, 9 5 वाले, 5 में 9, 5 ठीक 5 वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक। तो और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, किसी बुजुर्ग की खानदान में मौत हो सकती है, किसी भी बुजुर्ग की खानदान में मौत हो सकती है। तो ये सिम्टम आ सकते हैं जब भी खाना नंबर 5 का ग्रह खाना नंबर 9 में आएगा, जब भी खाना नंबर 5 का ग्रह खाना नंबर 11 में आएगा। तो व्यक्ति की जो संतान है वो उसको छोड़कर चली जाएगी, मतलब बाहर चली जाएगी। अब बच्चा पढ़ने के लिए हॉस्टल में जा सकता है, बच्चा जॉब के लिए घर से बाहर जा सकता है, आपने बच्चे की शादी कर दी और बच्चा सेपरेट हो गया, आपसे अलग हो गया, बच्चा फॉरेन जा सकता है। तो किसी भी वजह से बच्चे से सेपरेशन आपको झेलनी पड़ सकती है जब भी खाना नंबर 5 का ग्रह खाना नंबर 11 में जाएगा। सर ये तो वर्षफल में पूरे साल भर रहेगा, तो वो मतलब महीना या वो अपन आगे भी करेंगे बात, या फिर अभी इतना ही है? जैसे आपने बताया 5 का ग्रह जब 9 में जाएगा तो अकेला बैठकर परिवार के बारे में सोचता रहेगा, तो वो क्या साल भर ही सोचता रहेगा या पर्टिकुलर कोई टाइम में अपन ऐसे कैसे आगे? नहीं नहीं, वो साल देखो, जी उस साल उसको चिंताएं तो रहेंगी। जी जी अब उस साल में कौन से ग्रह उसके एक्टिवेट है, 35 साल चक्र आपने पढ़ा होगा, 35 साल चक्र में कौन से ग्रह की दशा चल रही है। अगर दशा भी उन्हीं ग्रहों की आ जाती है तो प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर दशा उन ग्रहों की नहीं आती है तो प्रभाव थोड़ा कम होगा। वो उस तरीके से फिर सभी चीजें लेंगे ना। ओके ओके। क्योंकि 35 साल चक्र में आगे कितनी डिविजन्स रहती है, 3 डिविजन्स रहती है ना। तो मान लो फिर 4-4 महीने की डिवीजन पे हम आ जाएंगे, तो उस प्रकार से हम देखेंगे। जी सर, ओके। खाना नंबर 6 का ग्रह जब खाना नंबर 8 में जाता है, अब सभी लोग 6-8 को मानते हैं रोग बीमारी ये सब चीजें। तो व्यक्ति ना कोर्ट केस जीत लेता है उस साल कोई, कोर्ट केस जहाँ जीत लेता है, जहाँ कोई कोर्ट केस उसका खत्म हो जाता है। मीन कोई केस चल रहा था और उस साल जहाँ वो जीत गया, जहाँ उसका वो कोर्ट केस खत्म हुआ। और दूसरी टांगे हैं उसकी, मीन उसकी टांगे बहुत तोड़ता है, मीन दौड़ता बहुत है, दौड़ता बहुत है उस साल, जूते घिस जाते हैं उसके, इतनी दौड़ भाग उसके जीवन में भरी रहती है। अब हो सकता है वो व्यक्ति जंग हो तो वो कहीं जॉब के लिए दौड़ रहा हो, व्यक्ति मिडिल एज में हो तो अपने किसी परिवार की शादी के लिए दौड़ रहा हो, जहाँ अपनी रोजी रोटी के लिए दौड़ रहा हो, जहाँ उसको उस साल जॉब भी कोई दौड़ने वाला मिल जाए। मतलब बहुत ज्यादा दौड़ना पड़ सकता है उसको, घर से बाहर ज्यादा जाना पड़ सकता है उसको जब भी खाना नंबर 6 का ग्रह खाना नंबर 8 में आएगा।
खाना नंबर 3 का प्लैनेट जब खाना नंबर 8 में आएगा, तो ये देता है व्यक्ति को मानसिक तनाव। तो सर वैसे इंसान आपने जो अभी बताया, जैसे खाना नंबर 5 का ग्रह 11 में आएगा, तो सर जैसे मेरे ब्रदर का मैं अभी चेक कर रही थी, तो सर उसके साथ सेम हुआ है यही ओके कि जैसे बच्चे से सेपरेशन मिला है, मतलब कुछ हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट चला, ओके। तो सर ये उसके बर्थडे तक रहेगी ये चीज? हाँ, पूरे साल तक रहेगी। अब इफेक्ट उसको कब करती है वो आगे रिसर्च का विषय है कि उसकी हमने 35 साल चक्कर देखना है और प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन देखना है कि इफेक्ट कब करेगा, ओके बट सर, रिजल्ट अभी उसको मैंने नोट मिलेगा। किया ना तब। ठीक है सर। तो उनके बच्चे की सेपरेशन कैसे हुई? सर एक्चुअली दोनों हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट मतलब चल रहा था, लेकिन बहुत ऐसे नहीं था, साथ में रह रहे थे, और अभी एक 1.5 महीने से मतलब थोड़ा सा उसकी वाइफ को लगा, तो उसने वो वैसे ही थोड़ा मतलब केस वेस के लिए अप्लाई कर दिया। तो मैं बता रही हूँ, तो बच्चे से सेपरेशन का ये अभी मैंने देखा ना, तब पता चला। ठीक है ठीक है। तो ये रिजल्ट मैच करते हैं इसके लास्ट आपके। बिल्कुल सर। तो मानसिक तनाव दे देगा, व्यक्ति घबराना शुरू कर देता है, मीन परेशान हो जाता है, और इतनी ज्यादा घबराहट होती है 3 से 8 में आने के बाद कि आदमी अपने जो पाप किए हुए हैं ना उनको याद करता है, जो गलतियां उसके द्वारा हुई हो जिंदगी में उनको याद करता है। ठीक है, और इंसान का चलता हुआ काम रुक जाता है कई बार। तो इसलिए ये भी बहुत परेशानियां देता है जब भी तीसरे घर का ग्रह 8वें घर में आता है। अब बात करते हैं 8वें घर का ग्रह जब खाना नंबर 12 में आएगा तो क्या रिजल्ट होगा। अब जब भी हम 8-12 की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंसान हॉस्पिटल पहुंच जाएगा या कहीं जेल पहुंच जाएगा। तो इसमें अगर हम एक शब्द में बोले तो 8वें घर का ग्रह जब भी 12वें घर में चला जाए तो व्यक्ति परिवार से दूर हो जाता है। तो परिवार से दूर, मीन परिवार से दूर हो जाना। अब परिवार से दूर होने का रीजन कोई भी हो सकता है। रीजन व्यक्ति बीमार हो गया तो हॉस्पिटल चला गया, कोई परेशानी आ गई, कोई पंगा हो गया, जेल में चला गया, विदेश चला गया, और उसको बार बार घर से बाहर जाना पड़ सकता है जब भी खाना नंबर 8 का ग्रह खाना नंबर 12 में है। अब कोई ये बोल सकता है कि मेरे थोड़ा सा कुंडली में खाना नंबर 8 में कोई ग्रह ही नहीं है, तो नेचुरली उसमें उसको तो ये सिम्टम देखने में लाइफ में मिलेंगे नहीं, क्योंकि उसका ग्रह तो अगर 8 में नहीं है तो फिर 12 में कैसे जाएगा 8 का ग्रह। अब इसको दूर करने का क्या उपाय है? आप खुद ही घर से दूर चले जाइए। अब मैंने बहुत से YouTube चैनल्स पे देखा सुना कि आप किसी चक्कर लगा के आइए, ऐसा नहीं है। पंडित जी ने लिखा कम से कम 100 दिन। जो कौन से पेज पे लिखा मुझे ये याद नहीं। कम से कम 100 दिन अगर आप टूर करते हो, घर से बाहर करते हो, तो आपका ये जो योग है ये योग कट जाएगा। तो 100 दिन के लिए अगर आप घर से बाहर जाते हो तो ये वाला योग कट जाएगा, ऐसा बुक में लिखा है पंडित जी ने। अब 10वें घर का ग्रह जब 5 में आएगा, जब भी 10वें घर का ग्रह कर्म का ग्रह 5 में आता है तो इंसान को दागदार कर देता है। दागदार मीन मतलब इल्जाम लग जाते हैं उसके ऊपर। इंसान अपना कर्म तक चेंज कर देता है, क्योंकि कर्म का घर है खाना नंबर 10, तो इंसान अपना काम चेंज कर देता है। तो आप देख सकते हो कि कर्म और भाग्य का झगड़ा कितना है। ये है कर्म का घर और ये है भाग्य का घर। तो कर्म और भाग्य का कितना झगड़ा है। तो जब भी कर्म के घर का ग्रह भाग्य के किसी भी घर में आएगा, आदमी अपना कर्म बदल देता है, मीन कुछ ना कुछ वो चेंज लाएगा। अब क्या चेंज ला सकता है? मान लो किराने की दुकान है तो उसमें वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल सामान
ऐड कर दे, रख दे, जहाँ पूरा ही अपना बिजनेस चेंज कर ले। मीन बिजनेस चेंज करेगा, जहाँ बिजनेस में कुछ ऐड करेगा, जहाँ कुछ मॉडिफिकेशन लाएगा, जहाँ कुछ सब्ट्रैक्ट कर देगा, इन चीजों को कम कर देगा बेचना। जहाँ जॉब में है तो जॉब को चेंज करेगा। मीन कोई ना कोई अपने कर्म को वो चेंज करेगा। इसलिए कर्म का ग्रह जब भी भाग्य के घर में आएगा तो आदमी अपना काम पक्का कोई ना कोई चेंज करेगा। जैसे मान लो वो वास्तु पढ़ाता था, अब उसने केपी पढ़ाना शुरू कर दिया। मैथ्स पढ़ाता था तो फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। किराने की दुकान थी तो इलेक्ट्रिकल सामान उसने ऐड कर दिया। कुछ ना कुछ वो चेंज करता है, मीन मॉडिफिकेशन कोई ना कोई लाएगा। आपने देखा है किसी की कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन? कोई बताएगा? और भाग्य का ग्रह जब भी कर्म के घर में जाएगा तो घर में तनाव होगा। जब भी भाग्य का ग्रह कर्म के घर में जाएगा तो तनाव होगा और बहन बेटी पर खर्चा बढ़ जाएगा। मीन बहन बेटी पर आपका ज्यादा खर्चा हो जाएगा नॉर्मल खर्चे के बजाय। तो मतलब 5 का ग्रह 10 में जाएगा तब? हाँ, मतलब कोई भी भाग्य के घर कौन से हैं? 1 2 5 9 11 है ना, और कर्म के घर 3 6 7 10 12। तो कोई भी भाग्य के घर का ग्रह किसी भी कर्म के घर में जाएगा तो उस साल थोड़ा सा तनाव बढ़ जाएगा और बहन बेटी पर खर्चा बढ़ जाएगा। खाना नंबर 11 का ग्रह खाना नंबर 6 में जब भी आएगा। सर जो भाग्य अगर कर्म में जा रहा है तो लड़कियों को जो खर्चा है वो बढ़ रहा है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि उनकी शादी वगैरह हो सकती है या उनका कोई हाँ, रिश्ता। बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है। उसकी एजुकेशन पे खर्चा हो सकता है, कहीं कोचिंग ले सकती है, जहाँ उसके रख रखाव पे खर्चा हो सकता है, बीमारी पे खर्चा भी हो सकता है, शादी पे खर्चा भी हो सकता है। बाकी भी तो ठीक है। सिम्टम मैच किए जाएंगे ना। और सर अगर भाग्य का भाग्य में ही जाता है तो क्या इम्पैक्ट आता है ज्यादा? वो तो मैंने उसमें बताया आपको। आपने बताया परिवार को लेकर, तो सर हाँ उसमें भाग्य का भाग्य में आता है या मतलब पर्टिकुलर, जैसे आपने बताया था 5 का 9 में, हाँ, तो वो ये कंडीशन होगी या भाग्य किसी भी भाग्य का जर्नल भाग्य में? जर्नल कंडीशन अप्लाई होगी। जो पर्टिकुलर मैंने चीजें लिखवाई हैं वो पर्टिकुलर कंडीशन में अप्लाई होगी। ठीक है सर। ठीक है ना। तो 11वें घर का ग्रह जब भी छठे घर में जाएगा तो सबसे पहले माता को तकलीफ देगा। अब आप कह सकते हैं माता को तकलीफ कैसे? तो देखिए, खाना नंबर 1, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 11 ये इंटरकनेक्टेड है। खाना नंबर 1 में हम खुद, खाना नंबर 8 है उसकी आंखें, और खाना नंबर 11 से वो चलता है ग्रह, मीन उसकी टांगे। अब खाना नंबर व्यक्ति खाना नंबर 11 से चलता है टांगे, और खाना नंबर 11 में जब भी जो पहले घर का ग्रह उसकी जो टांगे होगी ना वो खाना नंबर 11 होगी। और टांगे का मतलब क्या है? टांगों का मतलब केतु। और लाल किताब में लिखा है केतु 11 तो चंद्र बर्बाद। चंद्र कौन? तो चंद्र माता। तो तकलीफ माता को आनी है। जब भी 11वें घर का ग्रह खाना नंबर 6 में जाएगा तो तकलीफ किसको आएगी? माता को आएगी। और चंद्र क्या है? तो चंद्र है हमारा पैसा। तो उस साल आदमी अपना पैसा कर्जे में चुकाता होगा, मतलब सिर्फ ब्याज ही चुकाता होगा, असल चुकाने का उसको समय नहीं मिलेगा। तो ज्यादातर वो ब्याज ही चुकाता होगा, तो सिर्फ कर्जा चुकाता रहेगा। नेक्स्ट, खाना नंबर 11 का ग्रह जब खाना नंबर 8 में आएगा तो व्यापार में तकलीफ। सर ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ कि मतलब जैसे आपने बोला कि वो टांगे हैं तो टांगे चलकर उसके बाद थोड़ा कुछ चीज क्लियर नहीं हुई।
मीन देखिए खाना नंबर 11 जो है ना वो वहां पे है, वहां से वो चलता है, टांगे हैं, चलना मीन केतु, टांगे हैं केतु। अब जब भी 11वें घर का केतु के साथ संबंध बनता है तो चंद्र बर्बाद। ओके, अब तो वो चंद्र 8वें में गया तो वो सर 8वें से कनेक्शन कहाँ आया फिर? हाँ जी, सर अपन ने तो 11वें का ही कनेक्शन लिया ना, 11वें का ग्रह छठे में जाएगा। हाँ 8वें का कनेक्शन नहीं लिया, वो तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि ओके जो इंसान है, हम खुद हैं खाना नंबर 1 में, हमारी आंखें 8 में और टांगे 11 में है। जी अब जी मैंने जी 1-8 का संबंध समझाया ना आपको। ओके ओके गॉट इट सर, थैंक यू। तो यानी कि जातक की माता के आंखों में और पैरों में दिक्कत आएगी। हाँ, उसके जो केतु जिनको सिग्निफाई करता है उनमें भी दिक्कत आ सकती है, जहाँ माता को जनरल दिक्कत आ सकती है। दूसरा चंद्र क्या है, हमारा पैसा, तो हमारे पैसे को दिक्कत आ सकती है। चलिए ठीक है, ठीक आ रहा है कभी हाँ जी। चेक किया आपने? तो चेक किया, मेरे बेटे में है, तो मेरी वाइफ को पैरों में और आइस में दिक्कत आ रही है। ओके ओके ठीक है। तो व्यापार में तकलीफ आएगी, मीन दिक्कतें आएंगी, व्यापार में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं, ये सवाल हो सकता है, तो आंसर है हाँ, नौकरी में भी दिक्कतें आ सकती हैं। कहीं ट्रांसफर दूर हो जाए, बॉस आपको तंग करने लगे, तो ये दिक्कतें आपको आ सकती हैं। देखिए आपकी जिंदगी में जो दाग लगाता है ना, अभी हमने दागदार होने की बात की थी, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी जिंदगी में जो दाग लगाता है, जैसे आपको आपके ऊपर कोई दाग लग जाना कि आप बदचलन हो, आप कातिल हो, आप चोर हो, आप अय्याशियां करते हो, ठीक है, जहां आपने कोई फ्रॉड किया है, डिसऑनेस्ट हो, ये दाग है जो इंसान पर लगते हैं। और इसका मतलब क्या है, आपके कर्म को खराब करता है। ये जो दाग है ये आपके कर्म को खराब करता है। अब कर्म के घर कौन कौन से हैं? 3, 6, 7, 10 और 12, ठीक है। और जो दाग लगता है ना, दाग, दाग मीन स्पॉट। सर ये हाँ जी, साइड पे वो चार्ट प्रॉपर नहीं दिख रहा है। एक्चुअली आप मैं यहाँ पे चार्ट बना लेता हूँ, आप दिख शायद रहा है, मोबाइल, दिख रहा है, आप दिख रहा है शायद पूरा। आप शायद मोबाइल से देख रहे होंगे, मैं जहाँ पे बना रहा हूँ। नहीं, मोबाइल से पूरा दिख रहा है, मेष लगन है। दिख रहा है जी, दिख रहा है चार्ट। ठीक है सर, रहने दो। गुरुजी एक प्रश्न था मेरा, अगर पैर 11वें भाव है ना, पहले हाँ, भाव के, हाँ, तो पहले में ग्रह आता है और 11वें में ग्रह नहीं हो, तो फिर वो उसका कैसे मानेंगे? पैर है कि नहीं, मतलब चलता है कि नहीं नहीं? है, वो नहीं चलेगा इतना, वो आदमी चलेगा ही नहीं, बराबर। इतनी तरक्की नहीं करेगा, हमको 11वें भाव को जगाना पड़ेगा। ओके, समझ गया, पहले भाव के ग्रह को चलाने के लिए 11वें भाव को एक्टिव करना पड़ेगा। ये तो ग्रामर केतु की में, हेल्प लेनी पड़ेगी। ये तो ग्रामर में आप सभी चीजें सीखते हैं ना। नहीं पता है, ठीक है, फिर भी मैं लास्ट क्लास में ना ग्रामर के कुछ एक नियम बता दूंगा, आप चलेगा, लाल किताब ग्रामर खुद सीखने का प्रयास करना। अगर चलेगा। फिर भी आप लोग नहीं सीख पा रहे हो तो उसके बाद नहीं, हमारा किताब कैसी है ना, और किताब उसकी बहुत मतलब इतने आसान नहीं है, मतलब हाँ, पढ़ लिया और समझ लिया, ऐसे इतना आसान नहीं है वो, है ना? अगर समझ नहीं आए तो अगस्त से हमारा एक लाल किताब का ग्रामर और रेमेडीज का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, फिर उसमें आ जाना आप। चलेगा जी, ग्रुप में डालना आप जब उसका हाँ, डिटेल। ग्रुप में तो डालेंगे। ओके, ग्रामर का मतलब क्या? लाल कुंडली किताब को पढ़ना सीखना। लाल किताब व्याकरण में लाल किताब के नियम, अगर जिसको नियम नहीं आते हैं, कितनी भी प्रेडिक्शन सीख लो, उसके प्रेडिक्शन फिट नहीं बैठेगी, स्ट्रीक नहीं बैठेगी, कितना भी जानकारी हो। ओके सर। मैं लाल किताब सर, का 1/4 जो जी हिस्सा है ना, किताब का 1/4 हिस्सा, जी सर, वो नियम है। 1/4 से भी कम मान लो, 20% हिस्सा नियम है। नियम आने चाहिए पहले, बाद वाला 80% हिस्सा 40 ही आता हो, आप बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। बाद का 80 का 80 आता है, पहला 20 नियम नहीं आते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप।
सर अगर 5 का 9 में जाए और उसके बाद अगर ग्रह 9 का 5 में आए तो सेम प्रेडिक्शन होगी? नहीं नहीं नहीं, रिवर्स वाली सेम नहीं। ओके। तो जो दाग लगता है ना, वो दाग है बुध, क्योंकि बुध को कहा गया दाग। इसलिए अगर कहीं वर्ष फल में बुध कर्म के घर में बैठ गया तो व्यक्ति अपना व्यापार बदल देगा। तो जैसे हमने व्यापार बदलने की बात की थी, अगर कहीं बुध वर्ष फल में कर्म के घर में बैठ गया तो व्यक्ति अपना व्यापार बदल देगा। और अगर बुध भाग्य के घर में आ जाए तो इंसान की इमेज इंसान की छवि खराब कर देगा। उपाय के लिए, आपकी छवि खराब ना हो तो उपाय के लिए धोबी को साबुन दे। ठीक है, धोबी को कोई भी साबुन दे सकते हैं आप, डोनेशन देनी है इसको। सर ये जर्नल रेमेडी है ना, मतलब अगर बुध भाग्य के घर में आके बैठ जाता है? हाँ ठीक। और सर अगर बुध नेटल चार्ट में भी भाग्य के घर में है और वर्षफल में भी भाग्य के घर में आके बैठ जाता हो तो भी हम ऐसा कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, जब भी वर्षफल में वो भाग्य के घर में आएगा, ठीक है ना, तो आपने ये रेमेडी कर देनी है। सोप या वॉशिंग पाउडर किसी धोबी को दे आना है।